राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार में अब दुष्प्रचार पर बहसबाजी हो रही है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर संविधान को बदलने की कोशिश, लोकतंत्र पर हमला करने, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है और बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने यह कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो यह देश का अंतिम चुनाव होगा। आरक्षण के साथ साथ संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की लहर का दावा किया। बीजेपी ने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं पर जो आरोप है उस पर जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, बस दुष्प्रचार के सहारे इस चुनाव को जीतना चाहती है। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। मनोहर लाल ने कहा कि कुछ लोग चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। तो आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले कुछ सवाल यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान आखिर यह दुष्प्रचार कौन कर रहा है? लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी लहर है और कौन जहर घोलने का काम कर रहा है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक नेता श्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हो, चाहे अन्य जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सबको तरह तरह से तंग और परेशान किया जा रहा है। आज ये लोग कहते हैं कि हमें 400 एमपी सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है, यहाँ से प्रजातंत्र को खत्म करना है, यहाँ पर दोबारा से पहले वाला ही संविधान लाना है जो आजादी से पहले था। भाजपा ने एक बात कही कि 400 पार, भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम इसलिए 400 पार कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान तो नज़दीक भी भाजपा को नहीं आने देंगे। कुछ टूटेगा तो देश में भाजपा का घमंड टूटेगा। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। गलती से अगर बीजेपी जीत गई, देश का ये अंतिम चुनाव होगा। चुनाव खत्म होगा नंबर 1, आरक्षण खत्म होगा नंबर 2, संविधान खत्म होगा नंबर 3। और ये प्रामाणिक तौर पे मैं कह रहा हूं, 1 मिनट में सुनिएगा। भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य जो इनके संयुक्त महासचिव हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा आरक्षण जो है वो अलगाववाद को जन्म देगा। इसके वीडियो मेरे पास है, कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तीसरा, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। लल्लू सिंह अयोध्या के प्रत्याशी कह रहे हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा राजस्थान की प्रत्याशी कह रही है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और जो सीधे तौर पे मोदी जी के प्रत्याशी थे अरुण गोविल, वो भी कह रहे हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। तो आपको संविधान क्यों बदलना है भाई? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणिक यूपी जहां जा रहा हूं, 36 बरादरी का भारी समर्थन मिल रहा है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में। ये सरकार की विफलता है, कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। 10 साल हो गए, हरियाणा पछाड़ दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। 2 लाख पोस्ट खाली हैं, कानून व्यवस्था रही नहीं, किसी को नौकरी मिलती नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आर्थिक तौर पे मतलब कमजोर हो रहा है। तो कांग्रेस के हथकंडे, उनकी अफवाहें हैं, खूब अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। एक बात बड़ी अजीब जो सुनने को मिली कि भाई सरकार तो 272 सीटों से बन जाएगी, तो मोदी जी 400 सीटों की बात क्यों करते हैं? अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसका पहला मतलब तो यह है कि 272 की बात सरकार बनाने के बाद तो मान रहे हैं, लेकिन 400 क्यों मिलेंगी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और कहते क्या है कि ये 400 ले गए, अफवाह फैला रहे हैं कि 400 ले गए तो देश का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कह दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से जन्म लेके आ जाए तो इस देश में कोई भी अगर वो भी कहेंगे तब भी संविधान नहीं बदला जा सकता। मित्रों, नहीं बदला जा सकता। अरे भाई ये दुष्प्रचार कर रहे हैं,
कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे भाइयों, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष हो गए हैं, ये देश ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। अरे उनको पूछिए जो बात ये बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, आरक्षण में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का भी उल्लंघन बाधा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने पहले भी एक बार ना, जब साहबानों का केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार ही था, लेकिन उसमें जब कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो राजीव गांधी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे कि भी वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, मजहब के आधार पे उनको आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना चाहता, तो वो कहता है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। तो संविधान बदलने की तोड़ने की बात वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और वो आरक्षण देगा कहाँ से? आखिर SC BC का जो आरक्षण है, आरक्षण तो एक कोटा है निश्चित 50% है, उसी में से देंगे। तो 50 तो आपने SC BC शेड्यूल ट्राइब सारों को दे रखा, तो किसका काटोगे? SC BC की काटोगे। तो उसी का आरक्षण काटने लग रहे और उसी से कह रहे हैं संविधान को। तो संविधान को खतरा कांग्रेस से है, हमारे से खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर के चुनावी सरगर्मियों के बीच में जैसे जैसे हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ये चुनाव प्रचार प्रसार किस ओर जा रहा है और उस पर आप देख रहे हैं किस तरह की बयानबाजी हैं। दरअसल इन बयानबाजियों के मायने क्या हैं, आज इसको समझते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी, आपका स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। विधु रावल जी, अभी हम लोग आप सुन रहे थे और खासतौर से 400 पार का जो नारा आप लोग लगा रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं और इस देश के अंदर अगर इस बार आप लोग सत्ता में रिपीट हो गए तो फिर ये आखिरी चुनाव होगा, इस तरह के आरोप हैं, कैसे इसको देखा जाए? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा जिसको कह सकते हैं, जिसने चौकीदार चोर है वाले बयान पर एक बार नहीं 2 बार मौखिक और तीसरी बार कान पकड़कर लिखित माफी मांगी हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो देश के अंदर घूम घूम कर कह रहा है कि संविधान बदल देंगे। अब संविधान बदलने की बात कौन कह रहा है? जिसकी पार्टी ने और जिसके खानदान ने समय समय पर संविधान बदलने का प्रयास किया, संविधान को तोड़ा और मरोड़ा है। हम जानते हैं किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार मुस्लिमों को आरक्षण देने का कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया, जबकि संविधान के ये विपरीत है। संविधान साफ तौर पर कहता है कि मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिल सकता। इसके बाद भी 5 बार प्रयास किया। तो संविधान को कौन बदलने का प्रयास कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार हथौड़ा लगाया और इसलिए जो है संविधान बच पाया, नहीं तो यह बदल चुके होते। आज अपने मैनिफेस्टो में कौन कह रहा है पर्सनल लॉज की बात? कौन कह रहा है पर्सनल लॉज जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए? यानी 2 संविधान, एक देश, एक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और दूसरा संविधान जो राहुल गांधी लागू करना चाहते हैं, पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज का संरक्षण करेंगे हम, जो बाय द वे जो है 1937 की मुस्लिम लीग की मांग है, उसको दोबारा इन्होंने लिखा है। तो संविधान बदलने की कौन बात कर रहा है? वही झूठों का शहजादा। इसी प्रकार से शाहबानो के मामले में, जिसके पिताजी ने देश के संविधान के अनुरूप और देश के कानून के अनुरूप, और थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि मामला क्या था। एक 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला अपने गुजारे भत्ते के लिए जो है
वो निचले कोर्ट में गई कि मेरे पति ने मुझे तीन बार तलाक 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 कहकर छोड़ दिया और मजहब के आधार पर मुझे तलाक मिल गया, मुझे जो है गुजारा भत्ता चाहिए। निचले कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा बिल्कुल इसका बनता है, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। ऊपरले कोर्ट में गई, वहां भी मिला। देश के सर्वोच्च कोर्ट में गई और सारी वकीलों की फौज सामने खड़ी हुई पर्सनल लॉ की, वहां पर भी शाहबानो जीत गई। और फिर राजीव गांधी जी ने आकर उस बेचारी 80 साल की महिला ही नहीं, इस देश के संविधान के साथ भी कुठाराघात किया और संसद के द्वारा संविधान को कुचल दिया गया। किस प्रकार से शाहबानो के मामले में यू टर्न लेते हुए कानून बना दिया रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से, और शाहबानो का अधिकार तो मारा ही, देश के संविधान को भी जो है बदल दिया। जो लोग जो हैं इस देश के अंदर एकमात्र समय जब संविधान सस्पेंड रहा है, बल्कि यूं कहूं टर्मिनेट हो गया था, वो काली रात थी 25 जून 1975 की, जिस समय इंदिरा गांधी अपना प्रधानमंत्री पद बचाने के चक्कर में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन पहले उनको अयोग्य घोषित कर दिया था और वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल देने से जिस दिन मना किया, दिन में कोर्ट का निर्णय आया 25 जून को, और शाम होते होते उन्होंने जो है इस देश के संविधान को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, संदूक में डाल दिया और उसका ताला लगा दिया। वो इंदिरा गांधी का पोता यहां पर कहता है कि दूसरे लोग संविधान बदल। लेकिन विनोद रावत जी तो कोट कर रहे हैं, आपके नेताओं के ही स्टेटमेंट तो बता रहे हैं ना कि आपके नेताओं ने कहा कि भाई 400 सीटें हमको चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। मैंने इस प्रकार के किसी बयान को ना तो सुना है, ना मैं अप्रूव करता हूं, ना मेरी पार्टी का लीडरशिप इसको करता है। उल्टा, अगर किसी ने यह बयान दिया है तो यह भत्सना योग्य है, इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा होनी चाहिए, और इससे भारतीय जनता पार्टी और हर व्यक्ति अपने आप को तुरंत अलग करता है। मैं जल्दी से दूसरी बात जो वो कहते हैं कि चुनाव दोबारा नहीं होगा, अब मुझे एक बात नहीं समझ आती, चुनाव दोबारा नहीं होगा ये स्वर हम 2019 में भी सुन रहे थे। ये केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों का कोट है, यूट्यूब पर जाकर आपके दर्शक ढूंढ सकते हैं। ममता बनर्जी 2019 का, यानी आज से ठीक 5 साल पहले ठीक यही बात कह रही थी, अगर 19 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। अब 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर वही झूठ, नया झूठ तो कम से कम बोल सकते थे। अच्छा, मुझे यह नहीं समझ आया कि जो व्यक्ति लगातार 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं चुनाव बंद कर दिए? अब क्या ऐसा नया आ जाएगा कि अभी बंद कर देंगे? ऐसा कांग्रेस पार्टी कहां से जो भविष्यवाणी लेकर आई? नहीं, अभी 400 नहीं मिले ना आपको, अब 400 पार मिलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा कहां पर है कि 400 जो जब सरकार तो 272 पे बना लेंगे ना, फिर भी आप 400 पार की बात करेंगे तो भाई ये संशय पैदा कर देते हैं कि 400 पार, 400 क्यों चाहिए आपको? इसका छोटा सा इंटरवेंशन है। ये लोग कहते थे कि धारा 370 जो है, यानी अनुच्छेद 370 तोड़ने के लिए जो है कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई तोड़ नहीं सकता। जिस पार्टी के पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी थी कि धारा 370 को सत्ता में आते ही दूसरी बार ऐसे तोड़ दिया, उसके लिए और चीजें क्या मायने रखती हैं? जो अनुच्छेद 370 को तोड़ सकती है, 35A को खत्म कर सकती है, उसके लिए और क्या? टेक्निकल टर्म्स में बात करें, ये फायदा क्या उठाते हैं? ये लोगों को एक तो ये सोचते हैं कि लोग जो हैं इनकी तरह अल्प बुद्धि के लोग हैं, लोगों को समझ नहीं आती इनकी बात, और यही कांग्रेस का प्रेमिसिस है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगती है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड। गर्ग साहब, ये आधार क्या है इसका कि संविधान बदल देंगे या फिर ये इस देश के अंदर ये आखिरी चुनाव होगा, इस तरह की बातें क्यों चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। अगर ये 600 पार कह दे, कोई रोक सकता है? नहीं, क्या झूठ और लूट की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इनका काम है गुमराह करना। आज कोई चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव क्यों लड़ रहा है? या तो ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, इनकम टैक्स के दम पर, या चुनाव लड़ रहे हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, डरा डरा कर लोगों को। पहले कहते ये भ्रष्ट है, ऐसे खा गए, अरबों में घोटाला कर लिया, जब अपने साथ में डाल लिया मोदी पार्किंग बॉर्डर के अंदर डालकर वो साथ भाग हो गए। मैं यही बताना चाहता हूँ, ना तो इनकी 400 आनी संविधान की बात, तो इसलिए लोगों को डर है इनकी बात का। जैसे जब गोखली बातें करते हैं, इनके नेता कहते हैं 400 दे दो भाई, 400 दे दो, 400 पार होते ही
हम संविधान पर बदलेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। एक नहीं अनेकों नेताओं के इनके बयान आए। ये पार करें 150 के अंदर अटकने वाले हैं। मैं पूछा जाता हूँ कहां से पार कर लेंगे? 270 का आंकड़ा गिरा दे। हरियाणा के अंदर 10 सीटें थी आयुष की, आज हरियाणा में टुकड़ा साहब, राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, वहां आप देख लो। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। आज दिल्ली के अंदर हालात देख लो, चंडीगढ़ में इनकी 1 सीट थी उनके पास थी, आज हालात चंडीगढ़ में इनका टुकड़ा साफ है। हिमाचल में इनके पास थी, आज क्या देखोगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है गर्ग साहब, देखिए ये आंकड़े अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो भाई 19 में तो 3 स्टेट में आपकी सरकार आ गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों का हाल? तो ये जनता क्या तय कर रही वो हम जनता पे छोड़ते हैं, लेकिन ये क्यों आप लोग कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा या फिर अब आखिरी चुनाव होगा? अगर ऐसा ही होना होता तो भाई 14 से सरकार चला रहे ना, संविधान भी खत्म कर देते, चुनाव भी नहीं करते, फिर 19 में भी चुनाव हुआ। मैं ये पूछा आयु जी, जिस प्रकार चलती महाराष्ट्र की सरकार गिराकर पहले तो बेईमान का शिंदे को भी, अजीत पवार को भी ईडी के छापे मराए और करोड़ों अरबों रुपया पर रोक लगाया, आज उनको डराकर धमकाकर अपने साथ जोड़ लिया, ईमानदार बन गए। कौन सा प्रजातंत्र लोकतंत्र बताए रखा है जिन्हें? नीतीश कुमार के ऊपर छापे मारे ईडी के, आपके सामने है। बाद में नीतीश कुमार को साथ मिलाकर सरकार बना ली, वो ईमानदार बन गया। आप छोड़िए, हरियाणा में ले लिए 6 टिकटें जो लोकसभा प्रत्याशी है, लोगों को डरा धमका के अपनी तरफ लाए गए हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाया, एक तरफ कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, इनके पास अपने। लेकिन गर्ग साहब ऐसे कैसे होगा कि किसी को डरा धमका के ले आए? गर्ग साहब ये कैसे होगा कि किसी को डरा धमका के ले भी आए, उसके बाद उनको टिकट देकर के कह दे कि साहब आप एमपी बन जाइए? कमाल कर रहे हो। ये कैसे होगा? कुछ उदाहरण ले लो। नहीं, डरा धमका करके उनको जेल में डाल दें, आप चुनाव मत लड़िए, ये वाली बात तो मैं मान सकता हूँ कि, लेकिन डरा धमका के ले आए और फिर टिकट भी दे दिया कि आप एमपी बन जाइए। आयु जी मैं आपको कल का बयान सुनाता हूँ कुलदीप बिश्नोई का। उसने एक वर्कर मीटिंग की थी, खुले तौर पे कहा था हाथ भिड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मेरा नुकसान हो जाएगा मेरे भाइयों, आप कर दो भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी तरफ देखो, मुझे पता है आप लोगों में बड़ा गुस्सा है, बड़ी नाराजगी है उसके पिताजी के प्रति। मनोहर लाल जी ने कितने ऐशब्द कहे, बंसी लाल जी के प्रति बयानी के अंदर ऐशब्द कहे, और वही व्यक्ति आज जोड़ता है क्यों मेरा नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? आप भी समझते हो ईडी का छापा मारा हुआ है, ईडी की कार्रवाई बाकी है। नहीं ये ठीक है, चलिए एजेंसी के दुरुपयोग के आप लोग आरोप लगाते रहे, इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो आप लोग समय समय पर, लेकिन मुझे ये बताइए ना, इससे संविधान कैसे खत्म हो जाएगा या चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा? ये कैसे है? ये देश का आखिरी चुनाव कैसे होगा ये मुझे बताइए। मैं यही बताना चाहता हूँ, जो इनके आंकड़ा दिया 400 पार का, इनके दिमाग में ये थी 2019 के अंदर जिस प्रकार इन्होंने देश के जो जवान शहीद हुए उनकी लाशों पर रोटी सेककर वोट मांगी। इन्होंने नारा दिया था राम मंदिर का, भगवान रामचंद्र जी के नाम पर पहली वोट भारतीय जनता पार्टी को दी थी। इनका ये उम्मीद थी हम 400 पार करके अपना रोटी सेक लेंगे। अब ग्राउंड में इनका टुकड़ा साफ हो गया। आज जो साहब आप भी बोल दीजिए ना, आप 400 पार कर जाएंगे, किसने मना किया? आप भी कहिए 400 पार करेंगे ना, हम क्यों कहा? क्यों आप हरियाणा में कहते नहीं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे? मुझे एक बात बताइए, जब आप हरियाणा की सारी सीटें जीतने का दावा करते हैं तो आप 400 पार की बात क्यों नहीं करते हैं? हमें पता है 272 का आंकड़ा हम पार करेंगे, 272 के आंकड़े की पार की बात करते हैं, हम ये बात भी करते हैं। आप तो ये भी नहीं 272 की भी बात नहीं करते। आंकड़ा यूजी पार नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? पिछली बार भी ना दिया था हरियाणा। नहीं ये बात ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, ये कितना पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस पर मुझे कोई बहस नहीं, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप ये कहेंगे लोग भाई खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, तो मुझे लगता है इसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। आयुजी चुनाव इनका जोर चले, आप चुनाव हो जान दो, और कुछ गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी व्यक्ति
कोई मुंह भी खोलने का आज भी ताकत नहीं है। कौन आज ही बताओ इनके खिलाफ बोल सकता है? रोज कोई बोलते हैं आप लोग, कैसी बात करते हैं गर्ग साहब? डेली आप ये कहते हैं कि ये ऐसा कर देंगे और डेली इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आप लोग सारी बातें कहते हैं। ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं। जो बात कहनी है वो गर्ग साहब आपको कोई रोक रहा है? ऐसा भी है गर्ग साहब आपको कोई रोक रहा है? आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ा? आपके यहाँ सीबीआई आई क्या? गर्ग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके यहाँ कोई छापा पड़ा? आपके यहाँ छापा पड़ा? आपके यहाँ ईडी आई? आपको किसी ने डराया धमकाया? आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, काला धन वालों से करोड़ों। अब जब कोई गर्ग साहब को नहीं रोक रहा, तो कौन देश की जनता को बोलने से रोक देगा? नहीं गर्ग साहब, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक है विवेक जी, ठीक है, नहीं ठीक है। नवीन जिंदल का क्या होना है ये जनता तय करेगी। इन्होंने उतारा है ना चुनाव में, इन्होंने चुनाव में उतारा है। आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप है। मैं ये कुरुक्षेत्र की जनता पे छोड़ देता हूं, कुरुक्षेत्र की जनता पे छोड़ दीजिए ना, वो जनता वहां पर तय कर देगी। ठीक है, लेकिन यहां तो 10 सीटों की बात आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, आप भी विवेक जी, ठीक है। लेकिन गर्ग साहब आपके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं गई ना, आपको किसी ने रोका ना आपके यहाँ ईडी सीबीआई गई, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, क्या देश का आखिरी चुनाव होगा अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ जाती है, और आपको भी यही लगता है? नहीं, ऐसा हमारे किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया आयुष भाई। और मैं तो यही कहता हूं, अगर कांग्रेस के नेता भी आज ऐसा कोई बयान दे रहे हैं तो वो साफ साफ अपनी कमजोरी दिखाने का काम कर रहे हैं। आज उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा तरीके के नेता किस तरह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं वो सबके सामने। हमें तो एक चीज का पता है, जननायक जनता पार्टी एक विचारधारा लेके चली है और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को जीतने की क्षमता रखते हैं। ये अभी मैं सुन रहा था बजरंग दास जी को, बजरंग दास जी बार बार जिक्र कर रहे थे नवीन जिंदल को ले गए, नवीन जिंदल को टिकट दे दी। बजरंग दास जी वो तो नवीन जिंदल को ले गए डरा के धमका के, जो भी कहा आपने कहा सारी बातें हमने सच मानी। आपने क्या किया? आप विजेंद्र सिंह को ले गए, उसको बेचारे को टिकट भी नहीं दी। बीजेपी वालों से तो चलो कोयना चोर को टिकट दे दी, आपने तो उसकी टिकट भी नहीं दी। आप इनके सिटिंग एमपी को ले गए। आज के दिन आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आज इस तरह के ड्रामे की जरूरत नहीं है। आज चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी को भी आयुष भाई चुनाव के समय पे जांच याद आती है, बारी बारी ड्रामे का काम किया जाता है। हम जांच कराएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। 4.5 साल किसी ने रोका था? आप करवा लेते। हम तो एक चीज कहते हैं, हम आज मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं 10 की 10 लोकसभा सीटों पे और 1 विधानसभा पे। आज मजबूरी कांग्रेस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये देखिए कि किस तरह के कैंडिडेट उतारने का काम किया जा रहा है। जो कैंडिडेट ही नहीं है उसको अपना कैंडिडेट बनाया जा रहा है। करनाल में विधानसभा से किसको टिकट देने का विवेक जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि बारी बारी ये बात आप भी कहते हैं, विवेक जी ये बात आप भी कहते हैं, मैंने इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी इस बात को बार बार सुना। आप लोग बार बार ये आरोप लगा देते हैं भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं या वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। इसका क्या आधार है? फिर लड़ाई है किसके बीच में? क्योंकि दोनों तरफ से कहा था भाई देखिए लड़ाई अगर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। फिर अगर वो उनकी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं तो फिर है कौन लड़ाई में? है कहां? आप ये तो बताइए करनाल में क्या हो रहा है? आज करनाल में कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। अगर करनाल में किसी का मुकाबला है तो जेजेपी का और बीजेपी का है। आज अगर और सीटों पे आप करें, आप कहते हैं किस तरह हम बात करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का साथ दे रहे हैं। आप इतिहास उठा के देखिए ना, 2016 के राज्यसभा चुनाव किसका साथ दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आपने जब जिताना था तब राज्यसभा चुनाव ठीक हो गया, कि कोई भी चुनाव उठा के जींद का इलेक्शन में ईडी आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रातों रात कांटा निकालने का काम करते हैं, वो सबको दिखा। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अविश्वास प्रस्ताव के चलते आयुष भाई आपके साथ बैठ के हमने डिबेट करी, जिस टाइम सरकार गठबंधन की चल रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, उस टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए बजट सेशन में। जब विधायक छोड़ के भाग रही है, अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत आज थी ना कि उस टाइम पे थी। किसके कहने पे लेके आए बताने का काम करें कांग्रेस के प्रवक्ता। आज के दिन बारी बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चाहे करनाल के कैंडिडेट की बात हो, मैं नहीं कह रहा करण दलाल ने क्या कहा, कैप्टन अजय ने क्या कहा, कुमारी चरण ने क्या कहा,
तमाम बीजेपी के कांग्रेस के साथ बात कह रहे हैं, चाहे सुरजेवाला जी को सुन लीजिए, एक ही बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्लेयर हैं, बीजेपी के मुताबिक चलने का काम कर रहे हैं। तो विवेक जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई सीधे सीधे जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ में ही है। करनाल की, मैंने करनाल सीट की बात की, हर एक सीट पे अलग अलग समीकरण है, हर एक सीट की अलग अलग बात है। आज के दिन जवाब दूंगा नहीं मैं, आऊंगा अगर साहब, आऊंगा। ये प्रश्न आपके ही लिए है। करनाल में इतना मजबूत कैंडिडेट इन्होंने उतारा जिसको कोई जानता ही नहीं करनाल में। अरे क्या बात। चलिए ठीक है विवेक जी, आपके सवाल आ गए, मुझे लगता है गर्ग साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं अमनदीप जी का भी रुख कर लेता हूं। अमनदीप जी, क्या आपको भी अमनदीप जी ये लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा और ये चुनाव अगर एनडीए कहीं जीत गया तो फिर ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा? जी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आप यही समझिए कि कहीं ना कहीं यही संविधान खत्म है, क्योंकि चुनाव जीत नहीं रही। जनता का जो रुख है इस समय और जनता के में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। और मैं आपको इसका आधार भी बताता हूं, आधार के साथ कि प्रधानमंत्री जी ने अब अपनी रैलियों में 400 पार बोलना छोड़ दिया है। और मैं दावे के साथ आपके टीवी चैनल पर ये कहता हूं, अगले आने वाले जितने भी फेजेस हैं चुनाव के, जितने चरण हैं, अब 400 पार आपको भारतीय जनता पार्टी की स्टेजों से नहीं सुनाई देगा। ये उनको भी अनुमान है। आज हालात आप देख लीजिए, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो जनता उनको जिस तरह से उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही है, उनका विरोध कर रही है, अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अब दूसरी बात, ये बात आप बार बार पूछ रहे हैं कि संविधान खत्म होने का आधार क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। देखिए आयुष जी, ये कोई केवल बयानबाजी की बात नहीं है। जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके अंदर जो इनकी प्रवृत्ति रही, खासकर से जन विरोधी रही, लोकतांत्रिक विरोधी प्रवृत्ति रही। देश कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर 80 से 90% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और कभी भी किसी जो विकासशील देश को अगर विकसित में परिवर्तन करना होता है तो उस आबादी को आपने अपलिफ्ट करना होता है, उस आबादी की कल्याण करना होता है। लेकिन उस आबादी को कल्याण करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कोरोना जैसे महामारी के समय, जिस समय सिर्फ और सिर्फ देश का जो किसान है उसके कंधों पर केवल देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, 3 काले कानून लाती है बिना संसद की बैठक बुलाए। इतने बड़े कृषि प्रधान देश के अंदर, जहां पर लोकतांत्रिक, जिसमें अगर हम बात करें लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, तो अगर आपकी जनसंख्या इतनी ज्यादा कृषि पर निर्भर करती है, आप कानून कृषि के लाते हैं, काले कानून सुधारों के नाम पर आप संसद नहीं बुलाते, आप पिछले दरवाजे से अध्यादेश के जरिए उस समय पर लागू करते हैं जब किसान कोरोना की महामारी पर जी तोड़ मेहनत कर रहा है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर उठा रहा है। इन प्रवृत्तियों की वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोकतांत्रिक हो। अभी और ये अभी भी तो आप देखिए ना भाई, उनके पास ऐसा तो है नहीं कि बहुमत नहीं है, वो फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में भी, और अगर उनको संविधान को समाप्त ही करना होता तो वो कर देते ना। फिर बहुमत होना एक बात है, बहुमत का मतलब जब आप जनता की मत को अपने हक में करके, वो एक बात है, और वो एक समय के लिए 5 साल के लिए। लेकिन अगर तो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अगली बार चुनाव ही नहीं होगा? ये बात तो 19 में, यही बात तो कह रहे हैं ना कि 19 में भी नेता यही बात कह रहे थे, आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही, टीएमसी ने भी यही बात कही, और अब 2024 में भी आप लोग वही बात कर रहे हैं जब आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई इलेक्शन कैसे खत्म हो जाएगा देश के अंदर? आयुष जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को अब भी खुद मालूम हो रहा है कि बुरी तरह से देश में हार रहे हैं, और जनता को केवल 1 या 2 बार ही झूठ बोला जा सकता है, बार बार काट की आंधी नहीं चलती। बार बार आप अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना अमनदीप जी, ये तो जनता तय करेगी ना कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं सभी के लिए सवाल, आप मुझे एक बात बताइए, इसके पहले क्या 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया था क्या चुनाव से पहले, या 2014 से पहले आप लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था?
हर पार्टी ये कहती है कि इस बार हम जीतेंगे, ये हारेंगी जो सत्ता में है, उनको ये हमेशा कहा जाता है हारेंगे। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता में वापस आ गए तो आप ये मान लीजिए कि भाई बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये तो जनता के मैंडेट का अपमान हुआ ना। आयुष सुन दो, आप मेरी बात को सुनिए, आप फिर से रिपीट करके मेरी बात को सुन लिए। मैंने पहली बात कहा कि आप बार बार आधार पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति ऐसी है। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव लड़ने से पहले हार स्वीकार, मैंने तो बार बार कह रहा हूं। नहीं, आपने ये कहा कि अगर ये चुनाव में अगर जीत गए, नहीं अमनदीप जी, आपकी वो बात मैं समझ गया। आपने कहा अगर ये जीत गए तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी। भाई ये तो जनता तय करेगी ना, क्योंकि ग्राउंड पर तो आपने इसके पहले भी असेसमेंट यही किया था ना अमनदीप जी। आप इसके पहले क्या, आप मुझे 19 का बताइए ना हाल। 19 में भी तो आपने यही असेसमेंट किया था ना कि इनके विरोध में है जनता, फिर भी ये जीत गए। नहीं, मैंने सुनिए मेरी बात, 2019 के अंदर अगर पुलवामा अटैक नहीं होता, आपको भी पता है कि क्या हालात हुए। अब ये अगर आप मेरे से झूठ बुलवाना चाहते हैं अपने विश्वसनीय चैनल पर, तो मैं लंबा लंबा फेंक सकता हूं। उसके लिए मेरे साथी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी बैठे हुए हैं, 15 मिनट पहले लिए, बाद में ही बोलेंगे। अगर ढंग की कोई बात सुननी है या ढंग का कोई डिस्कशन करना है तो मैं करूंगा बात आपसे। आप ये अपना माइक लेकर के उतरिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं माइक लेकर उतर भी रहा हूं, मैं ग्राउंड पे भी जा रहा हूं। नहीं, कोने कोने के अंदर आप और छोड़िए, आप माइक छोड़िए, आप केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर उतर दिए। अगर 10 मीटर भी हरियाणा में आप चल गए और लोगों ने आपका विरोध ना शुरू किया, तो ये तो राजनेताओं का काम है ना, ये मेरा काम तो है नहीं अमनदीप जी, ये मेरा काम तो नहीं है ना। लेकिन ठीक है, आप ग्राउंड का जो असेसमेंट मुझे बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जनता पर छोड़ दीजिए। ये जनता तय कर देगी कि कौन विरोध कर रहा है, कौन किसको सत्ता में लेके आ रहा है। लेकिन हाँ, ये मत कहिए कि अगर ये आ जाएंगे तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये जनता के जनता पे तो मैं यही तो कह रहा हूं। यही तो ये बात विदु रावल जी भी कह सकते हैं अमनदीप जी, और जनता अगर इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश के अंदर सीटें जीत जाती तो भाई बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई। ऐसा कैसे हो गया? ये तो वो भी यही बात कहेंगे। जनता के फीडबैक की वजह से ही मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ, और हमें जनता पे पूरा विश्वास है। विदु रावल जी का फीडबैक अलग है, विवेक जी का अलग है। जनता फीडबैक दे रही है कि हम हटाने जा रहे हैं और रिजल्ट आता है कि वो नहीं हटे, तब आश्चर्यजनक बात होगी कि इतने विरोध के बाद, इतने ज्यादा जनता में रोष के बाद, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अगर अभी से आपने गड़बड़ी की ओर इशारा कर दिया। ठीक है, चलिए विदु रावल जी जवाब दीजिए। अगर ऐसा होता है, आप मेरे कंडीशन पे जाइए, अगर ऐसा होता है। नहीं विदु रावल जी, जिस पार्टी को 25 साल से जब बैलेट से वोट पड़ा करते थे, तब से जिसको जनता नकार रही है, आखिरी बार इंडियन नेशनल लोकदल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सीट्स कब जीत पाई थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव भी जीत पाए, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सीट्स यानी 46 सीटें आई थी 2000 में, आज 2024 हो गए, लगभग 24-25 बीच की ज्ञान नहीं आ रहा। मुझे बहुत, अरे झूठ मत बोलो ना। तो 2009 में इंतजार कर रहा था। 2009 में जब आपके सारे फूफे मामा मासड़ हार गए थे, 2009 भी आया, 2014 भी आया, 2019 भी आया। अमनदीप जी सुनिए, अभी सुनिए यार आयुष जी, मेरी आपत्ति इस बात पे है, आप झूठ को कैसे प्रोवोकेट कर देते हैं? 2005 के बाद सीधा 24 आ गया बीच में। अरे सुनिए तो अमनदीप जी, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात। अरे यार झूठ कैसे सुने? पूरी बात तो सुनिए अमनदीप जी, पूरी बात तो सुनिए भाई, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। नहीं, जब पहला एक ही पॉइंट उन्होंने गलत बोल दिया कि 2005। अरे नंगा पहले ही है तू, क्या कपड़े उतारेगा? अरे अमनदीप जी भाई ऐसे नहीं भाई, पहले बात को सुनने तो दीजिए आप। ठीक है, बात को सुनने तो दीजिए, पहले बात को तो सुनने दीजिए अमनदीप जी। फिर से आप लोग देखिए किस स्तर पर तू तड़ाक पर चले जाते हैं। पहले सुनिए आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपका दायित्व है, आपका दायित्व। नहीं अमनदीप जी, पहले मुझे भी तो सुनने दीजिए ना भाई। आप उधर से कोई बात आई और उसको पहले समझने तो दीजिए भाई, वो कह क्या रहे हैं, पहले वो कह क्या रहे हैं। इतना क्विक रिएक्शन करने की जरूरत है नहीं। जब मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो मैं उस पर क्या रिएक्शन करूं? पहले सुनने तो दीजिए भाई, वो कह क्या रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। सुनिए पहले विदु रावल। अरे झूठ कैसे लिख लें भाई? क्यों लिखें झूठ? अरे सच तो हम झूठ क्यों लिखें यार? अमनदीप जी आप सुन लीजिए, अमनदीप जी सुनिए भाई, सुनिए। ओ यार आप अपनी मर्यादा में रहे, सुनिए मर्यादा में रहे, सुनिए। लेकिन झूठ मत बोलो ना, झूठ मत बोलो। अमनदीप जी सुन लीजिए भाई, सुनिए। आयुष जी, अभी तो शुरू किया मैंने, अभी तो बहुत मिर्ची लगने वाली। और मैं अभी देखिए ना, नहीं क्या करें, इतिहास इतना अच्छा है ना इन लोगों का। अच्छा, अभी बात करते हैं जिन लोगों को 25 साल से इस प्रदेश की और इस देश की जनता नकार रही है। 25 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, यानी 18 साल में तो वोट का अधिकार मिल जाता है।
पूरी एक जनरेशन आ चुकी है जो इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे वोट देने का अधिकार नहीं था जब 2004 की बात है। उस समय मेरे एक बड़े ब्रदर जो हैं वो जो दिल्ली रहा करते थे वो मेरे पड़ोस में आए और मैंने कहा भैया आप इतनी दूर वोट देने आए? उन्होंने कहा भाई इन गुंडों को हराने के लिए आए हैं। जब 2004 और 4 में और आयुष जी ये फैमिली बातें अभी अगर ये जबरदस्ती आप तुड़वाना चाहते हैं, उन्होंने बताया वो बताया, उन्होंने बताया। अरे कौन है आप झूठ बोलते रहो, ये आया फलाना आया, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, दर्शकों को लग जाएगा। आयुष जी आपका चैनल जनता डिसाइड करेगी, सुन लीजिए। दर्शकों का भी छोड़ो, कुछ आप सुनाइए, आप रंगमंच के अच्छे कलाकार हैं, सुनाइए, आने दो आप। जिस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 1.79% वोट मिला हो, टोटल 2% भी जिसको वोट ना मिला हो, अंबाला में 1.49%, भिवानी में 0.69%, फरीदाबाद में 0.89%, गुड़गांव में 0.68%, हिसार में 0.81%, मतलब जिनको एक नहीं 6 सीटों पर 1% भी वोट ना पड़ा हो, वो यहां पर आकर इतना डिबेट का टाइम खा जाए और मैं जवाब देने लगा, मुझे बीच में टोक रहे और मैं एक शब्द नहीं बोला। केवल एक सीट ऐसी थी जिसमें 1 लाख वोट आया था, केवल एक सीट 10 में से, और 1 लाख में भी जमानत नहीं बचती, उसमें भी केवल, और उसके बाद इतना रस्सी जल्दी बल नहीं गया। फिर एक बात और ये कहते हैं, और मैं आज जो है इस बात को सामने रखना चाहता हूं, ये कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सत्ता से बाहर निकलने के 25 साल बाद पता चला कृषि प्रधान देश है। हरियाणा में हम तो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। आपकी सरकार थी, एक दाना नहीं खरीदा आपने, 2 फसलें जो केंद्र खरीदता था वो आपकी राज्य सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा अपने 5 साल में। और कंडेला के अंदर जो आपने कहकर गए थे कि हमारी सरकार आ गई तो मीटर को उखाड़ कर जोड़ में फेंक दिया, किसानों ने आपकी मांग पर आंदोलन, जो आप कहकर वोट लेकर गए, ठक्कर गए, उस पर आंदोलन किया, आपने सीधी गोलियां चलाई। कंडेले के बारे में बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, लोगों को पता है। ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। फिर एक बात और, ये जो है कांग्रेस और ये सब मिलकर चट्टे बट्टे जो है ये बोलने लगते हैं। पुलवामा अटैक की बात करते हैं। अब मेरे एक बात के लिए हैरानी होती है, पुलवामा में अटैक हुआ और उस अटैक को लेकर पाकिस्तान में क्या क्या बातें उनकी संसद में, उसको नहीं दोहराऊंगा। वो लोग क्या किस प्रकार से हुहाकार कर रहे हैं उसकी नहीं दोहराऊंगा, जनता जानती है और जनता गूगल कर सकते हैं। आज बहुत विवेक। मुझे एक बात नहीं समझ आई, पुलवामा में अटैक होता है, भारत रिटेलिएट करता है, उसका फायदा बीजेपी को क्यों मिलेगा? उसका फायदा इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? कांग्रेस को क्यों नहीं मिलेगा? यह बात कुछ समझ ही नहीं लगती। यानी देश को भी भरोसा है कि देश की सुरक्षा के अंदर कोई एक पार्टी है जो कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। देश एक हाथ में साफ है, सेफ है, सॉरी, ठीक है। तो वो भारतीय लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विदुर रावल जी, आप लोग जो कैंडिडेट ले आए उनको डरा धमका के अपनी पार्टी में ले आते हैं, ईडी सीबीआई पीछे लगा देते हैं और इसलिए लोग आपके पास जाते हैं। मजबूरी उनके पास और ऑप्शन है क्या? एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जवाब दीजिए। सीरियसली आप चाहते हैं मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं? क्या कोई दर्शक भी इसको मान लेगा? मुझे लगता है मेरे पास और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर बात कर सकता हूं। अब देखो, झूठ की इंतहा, झूठ और लूट से शुरू किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने। आप देख लीजिए 2018 से पहले जिस चुनाव का आप भी जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए, राजस्थान में बोले, और मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने तक किसानों का सब कर्ज माफ कर देंगे। हुआ क्या? कर्ज तो माफ नहीं हुआ, सत्ता ले ली, लेकिन उल्टा क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में एक प्रदेश ऐसा था जिसमें किसान की जमीन कुड़क की गई कर्ज ना देने के लिए, और ये 1 एकड़ नहीं, 1950 किसानों की 5558 एकड़ जमीन जो है राजस्थान में कुड़क की गई। यानी इतना शार्प बोलते क्या और करते क्या है, एकदम उल्टा। बजरंग जी आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे इसके बाद। मुझे तंग मत कीजिए, मुझे आपके बीच में बोलना पड़ेगा, रुक जाइए, आप नहीं बोल रहे इसके बाद। अच्छा, फिर ईडी सीबीआई आईटी, अरे भाई आज का दिन और रोक देते, इतना तो ना कमजोर समझो। कल ही तो आपके नेता के घर से, आलमगीर के यहां से नोट ही नोट मिल रहे हैं, उसके नौकर के यहां से, आपके यहां धीरज साहू के यहां से नोट ही नोट मिल रहे हैं, अनअकाउंटेड मनी, और आप आज भी नहीं रुक रहे हैं।
अरे मेरे देश आयुषी की समय भाई तो लेना। कहते हैं विदुर रावल जी कि अरे भाई सुनो, ये सारी कार्रवाई आप उधर करते हैं ना, अपने नेताओं पर भी करेंगे तो यहां से भी मिलेंगे, वो ये भी बड़ा अच्छा सिलेक्टिव सवाल होती है बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बीजेपी के लेकिन मैं नेताओं फिर पे से कार्रवाई कहता क्यों हूं, मैं नहीं? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। हम जो विपक्ष में थे, ये लोग कार्रवाई नहीं करते थे, ना अपनों के खिलाफ ना किसी और के, और तो कोई करता ही नहीं, भ्रष्टाचार यही करते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में। जहां आयुष सरकारें जी समय देखो 8 मिनट हो गया आयुष जी। आ रहा हूं, आज ना गिलाओ, लास्ट कमेंट ले रहा हूं, आ रहा हूं। सवाल का जवाब दे रहा हूं, या मेरा नहीं भाई, तीन मिनट लोगों के सवाल है ना, तो जवाब उसी तरह से आएंगे। नहीं गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब आपका भी सवाल है, अमनदीप जी का भी सवाल है, विवेक जी का भी सवाल है, समय तो देना पड़ेगा। 8 मिनट ले रहे हैं और हम खाली बैठे हैं, हमें 2 मिनट खाली मिलेगा। बैठोगे, जनता से थोड़ी है। गर्ग साहब तीन लोगों के सवाल है ना, तो उसी तरह से सवाल। हाँ ठीक है गर्ग साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं दे रहा हूं इस बात को कि इन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये इसका उत्तर जाना चाहिए ताकि भ्रम मिटे। हम विपक्ष में थे, हम इनको कहते मर गए कि कॉमनवेल्थ में घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में घोटाला हुआ है, प्लीज एफआईआर कर दो। नहीं कि इन्होंने एफआईआर, हम कोर्ट के अंदर गए, हमारे नेता किरण सोमैया कोर्ट में जाकर एफआईआर करवा, जल्दी से खत्म करता हूं। हम गए 2G स्पेक्ट्रम में, हमारे नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के अंदर गए, वहां से एफआईआर करी, पूरा विंटर सेशन वॉश हो गया, इन्होंने नहीं एफआईआर करवाई। आज इनको कौन रोकता है एफआईआर करने से? केवल यहां बैठकर मुंह चलाने से ठीक है गर्ग साहब जवाब दीजिए। अभिजीत पवार पर बोलते हो और गर्ग नीतीश कुमार पर तो झूठ बोलते हो। लोगों पर जाएंगे अगर आप और ये कहेंगे कि भाई ये आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आप लोग जाइए ना, कोर्ट का रास्ता है गर्ग साहब। हम भी तो ठीक है, हाँ, आयुष जी गर्ग एक बात सुन लो मेरी, या तो मुझे बोलने मत देना, मेरे बीच में टोकना मत। आप लगातार इनको 9 मिनट बुलवाया, आपने सवाल विदुर रावल जी अभी गर्ग साहब मेरा जवाब ले लो। जहां तक इन्होंने बात करी, मोदी जी क्या कहते थे, काला धन लेकर आऊंगा, 30 बड़ी बड़ी कंपनियों के ईडी के छापे मरवाए और उनसे करोड़ों अरबों के चंदा लेकर 15 दिन के अंदर क्लीन चिट देकर बिल्कुल साफ कर दिया, कोई ईमानदार बन गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये झूठ नहीं बोलते, ये भी नाम देता हूँ 30 आदमी के करोड़ों और सुनिए आप यहाँ तक की खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। नाम बताओ कंपनी का। हर के बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं विदुर रावल झूठ बोल रहे हैं भाई, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है विदुर रावल जी एक सेकंड, देखिए झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, देखिए इस तरह से तो अमनदीप जी को भी आपत्ति थी ना, उनको आपके फैक्ट्स पे आपत्ति थी। ठीक है, नहीं एक सेकंड, एक अभी गर्ग साहब का समय, गर्ग साहब अभी गर्ग साहब ठीक है, विदुर रावल जी ठीक है, वो नाम बताएंगे। ठीक है गर्ग साहब मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट करी है, सीनियर प्रवक्ता है विदुर रावल जी, बड़े नेशनल प्रवक्ता है, उनको जब ये बैठे मेरे से हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं इनसे डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनके मुकाबले में बहुत छोटा हूँ, तो आप कृपया किसी और कांग्रेस के प्रवक्ता बुलाया करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है गर्ग साहब अभी बात रखें, बेमत की तू तो मामला अच्छी बात नहीं, एक बार रोज की रोज ये बात आए। जहां तक कि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं, हकीकत के अंदर आज ग्राउंड के अंदर क्या स्थिति है, 40 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि जेजेपी का प्रदेशाध्यक्ष और 3 अपने मौजूदा विधायक जिन्होंने आज ही आजाद विधायक है, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने समर्थन दे रखा था, आज कांग्रेस को समर्थन दिया है। हजारों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। क्यों देख रहा है? इस तानाशाही सरकार से मुक्ति चाहती है। मेरे साथी बोल रहे थे किसान हितैषी है, हमने किसान के लिए ये किया और आपने किसान के लिए अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? गो बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं? आपकी गाड़ियों के पोस्टर क्यों फाड़ रहे हैं? गांवों में आपको घुसने क्यों नहीं दे रहे? लोग पूछते हैं हमारा क्या कसूर था, ये सवाल करते हैं। हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों की? किसान पूछता है, देश का जवान पूछता है, छात्र पूछता है। चुनो तो करनाल के कैंडिडेट को लेकर के भी सवाल उठा गर्ग साहब, ये कैसा कैंडिडेट दिया आपने वहां? मैं यही कहूंगा करनाल के कैंडिडेट पे ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे 9 कांग्रेस के प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के 10 प्रत्याशी, सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारा करनाल का है, जो हमारा युवा नेता है,
प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का है। बुद्धि राजा जी आज उसने पूरी वहां पे करनाल के अंदर लोकसभा के अंदर मनोहर लाल जी की सीट हिला के रखी हुई है, आज बंधे हुए हैं। और वो खुले तौर पे आपने उसका बयान सुना, उसने कहा भाई मैं मनोहर लाल जी समान दूंगा आपकी, समय आपका, स्थान आपका, आप आ जाइए। 9.5 साल का आपका चिट्ठा ले आइए, आपने 9.5 साल के अंदर क्या काम किया वो ले आइए, मैं बता दूंगा। 9.5 साल के अंदर आपने जनता को कैसे लूटने का काम किया, कैसे आपने महंगाई बढ़ाने का काम किया, कैसे बेरोजगारी आपने बढ़ाई है। जब बेरोजगारी के खिलाफ उसने आंदोलन किया, आपके सामने सिर्फ एक बैनर लगाने के ऊपर उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएगी। कोशिश ये थी उसको गिरफ्तार किया जाए, उसकी जमानत ना हो, पर्चा कैंसिल हो जाए। नहीं, मतलब हमारा में अदालत में विश्वास था, उसे जमानत मिली। मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पहली सीट सबसे बड़ा। ठीक है, करनाल से ठीक है। विवेक जी आप जिनको सबसे कमजोर बता रहे थे, गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि वो पहला कैंडिडेट होगा जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। आधा मिनट लूंगा, जेजेपी का जवाब दूंगा। जेजेपी ने सवाल किया था, जेजेपी क्या आधा मिनट से आपकी बात का जवाब दे दूं। चलिए 1 सेकंड विवेक जी। हाँ साहब, ये मदद कर रहे हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी की। आयुष भाई मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड बस आधे मिनट में खत्म करें। गर्ग साहब, हाँ गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जेजेपी है आपके सामने, इनका एक भी प्रत्याशी अगर हरियाणा में लोकसभा में जीत जाए तो मैं आपके चैनल पर आज दावे के साथ कहता हूं मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति अरे नहीं भाई, संन्यास मत लीजिए, ठीक है, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है विवेक जी, अभी विवेक जी गर्ग साहब, अरे आपको आपकी जरूरत है भाई, प्रदेश को जरूरत है। ठीक है विवेक जी, आयुष भाई, ठीक है गर्ग साहब सुनिए। विवेक जी आयुष भाई, मैंने गर्ग साहब, ठीक है आपकी बात आ गई अभी। विवेक जी आपकी बात आ गई। विवेक जी ठीक है गर्ग साहब आ गई, बात आ गई। विवेक जी गर्ग साहब, हो गया भाई, बात आ गई, हो गई। ठीक है अभी चुनाव कैंपेन के लिए बचा के रखिए, अभी 25 तारीख में समय है। विवेक जी। आयुष भाई, मैंने तीनों ही प्रवक्ताओं को सुना, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता साथी को सुना, इन्होंने कहा 14 फसलों पे MSP देने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कितने राज्यों में देने का काम कर रहे हैं। अगर ये बात करते हैं 14 फसलें पे MSP देने की, तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन था, जो हमने 14 फसलों पे MSP भी देने का काम किया और डायरेक्ट पेमेंट खाते में पहुंचा। अरे करेक्ट कीजिए अपने आप को। 16 से दे रहे हैं आप, कई डिबेट्स में झूठ बोल चुके हैं आप, बहुत डिबेट्स में झूठ बोल चुके हैं। एक समय 17 फसलों को भी दिया। आपको पता ही नहीं, आप पढ़ के आया कीजिए। आपको पता ही नहीं सर, आपको पता ही नहीं। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब समय इतना ही था, इसलिए चर्चा और आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, अभी और इंतजार करिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के और वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, ये आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते हुए आपको नजर आएंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।